हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और मेरे प्यारे बच्चों, इस एनर्जेटिक मॉर्निंग के साथ हम आपके सामने आए हैं विथ अ वेरी बेनिफिशियल क्रैश कोर्स। क्योंकि ये साल हमारे साथ बहुत ही ट्रेजिक रहा है, लेकिन एंडिंग तो अच्छी होना चाहिए, हमारे मार्क्स तो बहुत अच्छे होना चाहिए। और इसीलिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म MGCI लेके आया है आपके सामने वेरी फ्रूटफुल क्रैश कोर्स। क्योंकि अब ये टाइम आपके पास है सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करने का। तो हम जो भी चीज़ें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे उसे प्लीज़ ध्यान से सुने, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और देन NCERT को एक थरो रीडिंग दें। बिकॉज जो कंटेंट हम आपके सामने डिलीवर करने वाले हैं वो अपडेटेड कंटेंट है। CBSE ने जो गाइडलाइंस दी है, एज पर दी गाइडलाइंस जो भी सेक्शंस रिड्यूस हुए हैं, उसके अलावा जो लेके हम आपके सामने आए हैं उसी सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो अब दिस इज दीपिका राठौड़ बायोलॉजी के साथ, आपके साथ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा चैप्टर जिससे एक डॉट भी CBSE ने नहीं हटाया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस। अब भाई इसमें से अगर CBSE ने कुछ चीज़ नहीं हटाई है, दैट मीन्स ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? बिकॉज आपको आपके बॉडी मैकेनिज्म को ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है। 10th क्लास के बाद आप चाहे जिस स्ट्रीम में जाएं, आई होप सो, बट हमारे साथ अगर आप बने रहे तो यू विल ऑप्ट फॉर साइंस ओनली। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या है? अरे भाई मैं आपके सामने खड़ी हूँ, लिविंग हूँ, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। सो अगर मैं आपके सामने हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जिससे मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, आपके सामने ये PPT प्रेजेंट कर पा रही हूँ। सो ये सारे जितने भी प्रोसेस है ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इन द लाइफ प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। ये सारे सिस्टम्स हमें पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस क्योंकि आपके 10th क्लास का बेसिक चैप्टर है, ये इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट करे ना, उसे अपनी बॉडी के बारे में एटलीस्ट पता हो। तो हम प्लांट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एनिमल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देख लें क्या क्या सिस्टम हम बात करने वाले हैं। देखना बेटा इधर, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें न्यूट्रिशन या ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। डिटेल में बहुत ही मज़े के साथ पढ़ने वाले। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, किस तरीके से आप न्यूट्रिशन को एनवायरनमेंट से लेते हो। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं बना सकते ना, दिक्कत ये है हमारी। दूसरा, गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा आपकी बॉडी में। मतलब अब चलो खाना तो खा लिया, लेकिन उस खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालना तो मेन टास्क है। तो अब उसको कैसे तोड़ोगे? अब उसको तोड़ने के लिए लगता है आपको गैस, और गैस के लिए लगेगा सिस्टम। तो वो कौन सा सिस्टम है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करेंगे? गैसेस एक्सचेंज, मतलब इनहेल और एक्सहेल। फाइनली देन अब अगर एक जगह पर कोई चीज़ आ गई तो दूसरी जगह पर कैसे ले जाओगे? ट्रांसपोर्टेशन। पंपिंग ऑर्गन लगेगा बहुत ही प्यारा सा, कौन सा है? ह्यूमन हार्ट। ठीक, तो ह्यूमन हार्ट विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और स्पेशली किसमें? मल्टी सेलुलर में। तो ये ट्रांसपोर्ट में पढ़ लेंगे। अब भैया बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बन गई, कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है, एनाबॉलिज्म भी चल रहा है, चीज़ें बन रही हैं, टूट रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ वेस्ट भी तो बनेंगे। अब उस वेस्ट को आप बॉडी में कैसे रख सकते हो? तो निकालना पड़ेगा। स्पेशली टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट हम एक सिस्टम की बात करने वाले हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो लाइफ प्रोसेस में हम लोग ये 4 मेन चीज़ों की बात करेंगे। ठीक, चले आगे। क्योंकि लाइफ प्रोसेस क्या है? स्टार्टिंग है, आप कैसे जिंदा हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हो। तो शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन हम सब समझते हैं कितने टाइप का होता है। एक थोड़ी सी प्लेन स्लाइड पे देख लें आप, नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन
अब न्यूट्रिशन का टाइप देख लेते हैं। बेसिकली ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, समझना इस चीज को, हेटेरोट्रोपिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में खुद खाना बना रहा है, ये बेचारे तो कुछ कर ही नहीं सकते। डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है, ये सेल्फ बना रहे हैं, ये दूसरों पे डिपेंड है। अब ये सेल्फ बनाएंगे तो स्पेशल मैकेनिज्म भी पढ़ लेंगे इसका, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, ज़्यादा पेशेंस तो अपने पास रहता ही नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या है? किसी और पे डिपेंड करना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब इसकी खास बात ये रहेगी कि अलग अलग तरीके से आप न्यूट्रिशन ले सकते हो, चाहे लिविंग से लो, चाहे डेड से लो, चाहे पूरी तरीके से बॉडी पे डिपेंड होके लो, या तो कंज्यूम करो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आज के लेक्चर में अपन फटाफट से चालू कर देते हैं फोटोसिंथेसिस। अब भैया फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता ना तो हम नहीं होते, बिकॉज फोटोसिंथेसिस क्या है? टू प्रिपेयर फूड। हम हमारी बॉडी में खाना बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, जादू की तरह थोड़ी धूप में खड़े हो गए और खाना बनाने लग गए, है ना। तो दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। अब ये जो वर्ड मीनिंग है इसका, इसमें देखना, फोटो मतलब क्या होगा? लाइट, मतलब सनलाइट की हम बात करेंगे। सिंथेसिस मीन्स टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब बना रहा है। अब किस तरीके से बनाएगा, ये चीजें बात करते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, मतलब डेफिनेशन में पहला पॉइंट तो हमको मिल गया, क्योंकि सीबीएसई बहुत ही क्वालिटी आंसर्स डिमांड करती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर और कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और इसी की मदद से वो खाना बना रहे हैं। इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजी समझते हैं? फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनल एस्पेक्ट, आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है। तो यहाँ किसकी बॉडी की बात चल रही है? प्लांट की। तो ये क्या हो गया? फंक्शनल। एक मिनट, हाँ चल। अब जैसे ही हमने बात करी फिजियोकेमिकल की, तो फिजियोकेमिकल की मतलब क्या? फंक्शनल एस्पेक्ट हो गया कि आपके सेल्स कैसे काम कर रही है। अब केमिकल क्यों बोल दिया? बिकॉज ये केमिकल्स की यूटिलाइजेशन से ही काम हो रहा है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट, in this process they use light energy to drive the synthesis of carbohydrate। मतलब समझो क्या बना रहे हो, टारगेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और बहुत से बच्चे जानते होंगे उसमें भी कौन सा? सिंपलेस्ट वन, ग्लूकोज। टू ड्राइव द सिंथेसिस मतलब आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। तो फटाफट से बात कर ले कि ग्लूकोज कैसे बनेगा, ये चीज आगे देखना पड़ेगी हमें। देखो, ये सनलाइट, सनलाइट को पकड़ने वाला हमारा प्लांट। अब ये प्लांट क्या करेगा? जैसे सनलाइट को ट्रैप करेगा, खाना बनाना चालू करेगा। और भी चीजें लगेंगी, बिल्कुल। अल्टीमेटली ऑल द लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर द एनर्जी। मतलब अल्टीमेटली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप क्या बोलेंगे? सनलाइट, अल्टीमेट सोर्स। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमारा जीवन का आधार है, मतलब बेसिस फॉर लिविंग। जिंदा क्यों हो? बिकॉज आपका प्लांट इस लायक है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके। सो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ड्यू टू टू रीजंस। अब हमने सारी चीजें बात कर ली फोटोसिंथेसिस के बारे में, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दो रीजन। कौन से दो रीजंस आ जाएंगे इसमें?
इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल, सभी के लिए प्राइमरी सोर्स है। शुरुआत से मैं यही गाना गा रही हूँ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या हम खाना बना पाते? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। सांस ले रहे हो ना, कैसे? घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं लगा है। कैसे आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म पॉसिबल है? बिकॉज आपके आसपास क्या है? प्लांट्स। और प्लांट्स क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन। मतलब दो चीजें, सोर्स ऑफ फूड और सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दो इंपॉर्टेंट टास्क है जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर रहा है। समझिए अब आगे फोटोसिंथेसिस को। रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब चाहे आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो बड़ी से बड़ी, अगर उसे कुछ चीज़ बनानी है तो रॉ मटेरियल्स लगेंगे। अब वो रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस बेचारा क्या लेता है ना? बहुत ही सिंपल सी चीज़ें लेगा फोटोसिंथेसिस। देखना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये 4 रॉ मटेरियल्स है। फिर से क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम का, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी लगती हैं? आपको मतलब प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। अब हर एक पॉइंट को, हर एक रॉ मटेरियल को प्लांट कितनी आसानी से अपने इन्वायरमेंट से लेता है, ये चीज़ बात करें आगे बढ़ के कि किस तरीके से प्लांट CO2 लेगा, वाटर लेगा, सनलाइट लेगा और क्लोरोफिल लेगा। ठीक है, चलिए। क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, क्यों पढ़ना पड़ेगा ये? अरे भाई, जब लीफ का क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे तभी ना पता चलेगा कि किस तरीके से एयर एंटर होगी, मतलब CO2 एंटर होगा, कैसे लाइट का ट्रैपिंग मैकेनिज्म है। देख लेते हैं। देखिए देखिए से लग रहे हैं डायग्राम्स? हाँ बिल्कुल, बिकॉज आपके NCERT के ही है और NCERT का एक भी डायग्राम हम नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले तो जब हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है, लेमिना, लीफ ब्लेड ये दिया जहाँ पर, मिडरिप, वेन्स, वेनलेट्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती लीफ लेमिना पे। इसके बाद इसके अंदर का सेक्शन आप देख रहे हो, एक कोटिंग होती है बेटा, वैक्सी क्यूटिकल। क्यों? अरे यार, अननेसेसरी वाटर का लॉस ना हो प्लांट से, ताकि डेसिकेशन ना हो। सो ये होगा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में आपके ये सारे स्ट्रक्चर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, या फिर हम बात करें ये स्ट्रक्चर्स की, इनको थोड़ा और आगे बात करें। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेसिस। अभी एयर स्पेसिस क्या होती है? जब भी हम बात करते हैं कुछ सेल्स की, जब आगे आप बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मीजोफिल सेल्स होती है। अब मीजोफिल सेल्स में क्या होगा कि एयर स्पेसिस भी होती है, वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बनाती है। अभी तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जाएगा, इसलिए सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखें। तो एयर स्पेसिस या एयर कैविटीज प्रेजेंट है। ये हो गई आपकी नीचे वाली एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स जिसका नाम है स्टोमेटा। एनलार्ज करके देखेंगे अभी अपन। फिर जैसे हमने बात करी वेस्क्यूलर बंडल्स की, तो वेस्क्यूलर बंडल्स में फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है। पानी के ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होगा? वाटर एंड मिनरल्स के लिए जाइलम, और फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम। तो ये सारा कंटेंट तो एक पत्ती में देख लिया आपने। मतलब एक लीफ के अंदर का क्रॉस सेक्शन, क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई। वैक्सी क्यूटिकल किसके ऊपर होती है? अपर एपिडर्मिस। नीचे वाली जो एपिडर्मिस है उस पर ज़्यादा क्या होंगे? स्टोमेटा। ये हम आगे चल के और भी डिटेल में देखेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट में, ये आपका एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोनोकॉट एंड अ डाइकॉट लीफ? अगर आपको एक पत्ती दे दी तो आप कैसे उसको देख के बताएंगे कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? पहली बात तो ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मिलता है किसमें? पैरेलल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अगर मैं बात करूं पैरेलल वेनेशन की, तो पैरेलल मिलेगा मोनोकॉट्स में
अगर मैं बात करूं रेटिक्यूलेट की तो वो मिलेगा डाइकॉट में। अब पैरेलल मतलब क्या होता है, लीफ सरफेस के पैरेलल है। रेटिक्यूलेट मतलब ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक है। फिर मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या अंतर है, स्टोमेटा के बेसिस पे लोअर एपिडर्मिस में अगर ज़्यादा स्टोमेटा मिल रहे हैं एज कंपेयर टू दी अपर वन, वो होगा क्या, डाइकॉट लीफ। लेकिन अगर दोनों पत्तियों की सरफेस पे, मतलब ऊपर भी इतने ही स्टोमेटा मिल रहे हैं जितने नीचे वाली पत्ती पे है, दैट मीन्स इट इज़ अ मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट में आपको दोनों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में कैसे मिलेंगे, इक्वल स्टोमेटा। और डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में लोअर सरफेस पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी अपर। अब देख लो इसका जो क्रॉस सेक्शन में आपको ये स्टोमेटा बताने वाली थी, ये भी आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में। स्टोमेटल पोर क्या होता है, जब अपन बात करते हैं गार्ड सेल्स की, ये बात करी ना गार्ड सेल्स है, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोनोकॉट में कैसे होंगे, डम्बल शेप। ये बात करी गार्ड सेल्स की। गार्ड सेल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। डन। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट होगा, इसका काम क्या है, इसके अंदर होगा पिगमेंट क्लोरोफिल जो ट्रैप करेगा सनलाइट को। इनके अंदर ये जो स्टोमेटल पोर है, क्या हमेशा खुले रहते हैं, नहीं, बनाया ना वहाँ पर क्लोज्ड स्टोमेटा। ये होगा ओपन और पास वाला है क्लोज स्टोमेटा। तो ये ओपन और क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। सो दिस इज द ओपन वन एंड दिस इज द क्लोज्ड वन। जब प्लांट को गैसेस एक्सचेंज करना है या ट्रांसपिरेशन में वाटर को रिमूव करना है तो स्टोमेटा खुल जाएंगे। जब ये सारे प्रोसेसेस को बंद करना है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। चले आगे। अब ये जो फोटोसिंथेसिस हम बात कर रहे हैं उसमें दो रिएक्शंस होते हैं मेनली, अभी के लेवल पे समझ लो, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। लाइट मतलब है कि लाइट इज नेसेसरी। अरे जब तक लाइट नहीं आएगी तो एनर्जी कंपाउंड नहीं बनेंगे। कौन से कंपाउंड की बात कर रही हूँ मैं, ये एटीपी सुना होगा मेरे बच्चों ने, NADPH2 थोड़ा सा कम सुना होगा, है ना। तो एटीपी और NADPH क्या है, एनर्जी कंपाउंड, जो कब बनते हैं, आपके लाइट रिएक्शंस में। अब लाइट रिएक्शन में अगर एनर्जी कंपाउंड बन गए तो प्लांट क्या करेगा, अरे भाई प्लांट खाना बनाएगा इन्हीं से। डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में होगा, इट कैन ऑल्सो ऑकर इन लाइट। बस लाइट जरूरी नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट्स जरूरी है। देखा, नो लाइट इज नीडेड बट यूटिलाइज द प्रोडक्ट। मतलब आपके जो लाइट रिएक्शन में हमने बनाए थे ना इतनी मेहनत से, एटीपी और NADPH, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये पता नहीं कौन से ग्रह की बातें चल रही हैं। नहीं बेटा, इसी ग्रह की है, बस अपन ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH का फुल फॉर्म अभी इस लेवल पे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो ओलंपियाड्स भी फेस करते हैं, है ना, तो उनको तो ये सारी चीज़ें लगती है, इम्पोर्टेंट है। सो NADPH2 दैट इज निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस इज NADPH2। ये दो है एनर्जी कंपाउंड जो यूटिलाइज करेगा आपका प्लांट और खाना बनाएगा। अब देखिए, भूख लगने लगी है, खाना बनता कैसे है। हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। अभी जो बात करी ना हमने क्लोरोफिल की, एक रॉ मटेरियल है हमारा क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोफिल के अंदर पिगमेंट्स कौन से, ये देख लें थोड़ा सा। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। हर प्लांट की पत्ती सिर्फ हरी नहीं होती, येलोइश भी हो सकती है
ऑरेंज कलर्ड भी हो सकती है। इसका मतलब ये जो हमारे सारे पिगमेंट है ना बेटा, ये सारे किस रेंज में आ सकते हैं? ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन भी हो सकते हैं, ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज, या फिर ब्राउन भी हो सकते हैं। मतलब ये सारे पिगमेंट्स क्या करेंगे? लाइट को ट्रैप करेंगे। और इनमें शहंशाह कौन है? शहंशाह है हमारा क्लोरोफिल ए। मतलब क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट। और ये जितने भी है ना, ये तीनों, ये इसकी मदद करते हैं। मतलब ये अपनी एनर्जी इसको देंगे ताकि ये खाना बनवा सके। दैट मीन्स ये तीनों असेसरी पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। और रही बात क्लोरोफिल ए की, तो क्लोरोफिल ए क्या है? मेजर पिगमेंट जो ट्रैप करेगा सनलाइट को, है ना। तो अपने को बस इतना याद करना है यार कि क्लोरोफिल इज द लाइट ट्रैपिंग सिस्टम। ये देखो, क्रश किया, बहुत से स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स करवाए होंगे इस तरीके से। क्रश किया जैसे ही आपने जिस कोई इसको बोल सकते हो आप मोटर एंड पेसिल, इसमें आपने क्रश किया, लीफ एक्सट्रैक्ट निकाला, फिर आपने एक क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप ली, क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया, उसके अंदर आपने ड्रॉप एक पुट करा उसका एक्सट्रैक्ट का, तो आपको अलग अलग वेवलेंथ के कलर्स सेपरेशन होते हुए दिखाई दिए। बिकॉज आपका क्लोरोफिल पिगमेंट सिर्फ एक पिगमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखो डिफरेंट कलरिंग पिगमेंट दिखेंगे। जैसे अब ये अपन ने बात करी थी ना, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, या फिर येलोइश ऑरेंज हो सकता है। तो ये सारे पिगमेंट्स आपको दिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू याद रख लेना। अब आगे बढ़े। केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड में आपको बताने वाली हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलो कि 99.9% चांसेस तो बनते ही हैं आने के, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या है, डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो विद अ रिएक्शन और दी 3 स्टेप्स। देखो बेटा, क्लोरोफिल ने क्या करा? सनलाइट को ट्रैप करा। CO2 कहाँ से आया? अरे जो अभी स्टोमेटा की बात करी थी वहां से CO2 आ गया। पानी कहाँ से आ गया? रूट से आ गया। सब कुछ तो मिल गया, तो अब क्या देर है, खाना बना लेते हैं ना। CO2 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight क्या किया? ग्लूकोज फॉर्मेशन, ऑक्सीजन रिलीज एंड दी वाटर। एक इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑक्सीजन निकला है इसका सोर्स क्या है? तो बच्चे सोचते हैं ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से निकला होगा? CO2 से। बिल्कुल नहीं। वाटर का स्प्लिटिंग, फोटोलिसिस, वाटर का स्प्लिटिंग फोटोलिसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन रिलीज। याद रखना, जो ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस में उसका सोर्स क्या है? पानी। पानी ब्लू है, पानी पानी है ना। वाटर से निकलेगा आपका ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज कैसे बना? CO2 से। मतलब CO2 में कुछ तो ऐड हुआ है जो ग्लूकोज बना है। क्या दिख रहा है इन दोनों के बीच में? हाइड्रोजन गया ना। मतलब क्योंकि हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, मतलब बोल सकते हो कि CO2 रिड्यूस होके यहाँ पर ग्लूकोज बनाया होगा। देखते हैं अब 3 मेजर स्टेप जो मैं बता रही हूँ। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ आपको 5 स्टार है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स। अब ये सारी स्टेप्स फोटोसिंथेसिस की क्या बोलती हैं सुन ले। पहली स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एग्जैक्टली एनसीईआरटी के वर्ड्स है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने क्या किया? लाइट को ट्रैप कर लिया यार। फिर सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब ये लाइट को ट्रैप करके क्या किया? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और फिर क्या करा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करी थी क्या? हाँ, अभी पानी को तोड़ के क्या बनाया था? ऑक्सीजन। सो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी टूटा और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, जिसको आप सांस लेते हो, अंदर ब्रीद इन करते हो।
लास्ट इंपॉर्टेंट, लो गैस भी मिल गई आपको ऑक्सीजन। अब तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब आपका जो CO2 है वो रिड्यूस होके क्या बना लिया, कार्बोहाइड्रेट। बात हो गई खत्म, 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस, और बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं, ये तीनों स्टेप्स आपको एज इट इज याद रखनी है। देखो 2 एक्सपेरिमेंट आपके NCERT टेक्स्ट बुक ने दे रखे हैं, एक तो ये CO2 वाला कि CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। कैसे पता लगाया, एक सिंपल सा रिएजेंट लगता है स्टार्च टेस्टिंग के लिए, आयोडीन। आयोडीन का ओरिजिनल कलर होता है येलोइश ऑरेंज, और जब वो डलता है किसी स्टार्च के सोर्स पे तो बन जाता है आपका ब्लूइश कलर। ठीक है, तो अब क्या करा, ये जो पत्ती आपने ली है, इस पत्ती को आधा पोर्शन इस कॉर्क के बाहर है, ये देखो ये कॉर्क लगाया, आधा पोर्शन इस कॉर्क के अंदर है। इस कंटेनर में ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें रखा है आपने KOH पैलेट्स। क्यों भैया, KOH CO2 एब्जॉर्ब करता है, MCQ का क्वेश्चन बन सकता है। KOH क्या करेगा, CO2 ट्रैपिंग, CO2 एब्जॉर्ब करेगा। तो CO2 एब्जॉर्ब करेगा तो इस पत्ती को CO2 नहीं मिल रही, CO2 नहीं मिल रही, लाइट तो मिल रही है लेकिन एक चीज़ से काम नहीं बनता, तो फिर क्या होगा, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव देगी। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर स्टार्च नहीं बनेगा, तो नहीं बना अगर स्टार्च तो आपका येलोइश कलर जो है, सॉरी अपॉलॉजीज, येलोइश कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन विल नॉट टर्न इनटू ब्लू। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो खुले खुले एटमॉस्फेयर में है भैया, मतलब ये एक्सपोज टू सनलाइट भी है और यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से CO2 भी मिल रहा है। तो जब आप इस पोर्शन का डिटेक्शन करोगे तो यहाँ स्टार्च मिलेगा और स्टार्च टेस्टिंग पॉजिटिव दे देगा, मतलब ये सेक्शन ब्लूइश ब्लैक होगा। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 1, 2, 3, बताओ कौन सा सेक्शन कौन सा कलर बदलेगा। तो हमको पता है जो सेक्शन बीकर के कंटेनर के अंदर था कोनिकल फ्लास्क के, तो वहाँ पर स्टार्च नहीं बना क्योंकि CO2 नहीं मिल पा रहा था, तो वो येलोइश ऑरेंज का येलोइश ऑरेंज रहेगा। लेकिन जो बाहर वाला सेक्शन था इसमें क्या होगा, इसमें ब्लू कलर बनेगा क्योंकि स्टार्च मिला। ये बेचारा अंदर वाले को लाइट ही नहीं मिली, कॉर्क ने ढक लिया, तो ये भी कैसा रहेगा बेचारा, येलो, क्योंकि स्टार्च बन नहीं पाया। ये तीसरे को CO2 नहीं मिला तो ये कैसा रहेगा, येलो, स्टार्च बन नहीं पाया। आई बात समझ में। सो दिस इज द सेटअप गिवन इन योर NCERT टेक्स्ट बुक, याद रखना इस चीज को। क्रैश कोर्स है इसलिए हम फटाफट डिस्कस कर रहे हैं ना, अदरवाइज ये सारे सेक्शंस तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं बहुत ही कम समय में और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ये देखो KOH का इस स्क्रीन को इस सेव कर लेना, या फिर जो भी आप करना चाहो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि KOH इंपॉर्टेंट CO2 ट्रैपिंग है। दिस सेटअप इज प्लेस फॉर लाइट फॉर सम टाइम, जो हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, और जिस कारण से क्या हुआ कि KOH ने CO2 को ट्रैप कर लिया तो हमारा खाना नहीं बन पाया। अब ये सारी पूरे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट बेटा है ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप नोट कर सको। लास्ट सेक्शन हमारा इस वीडियो का, वेरीगेटेड लीव एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड मतलब चितकबरी, कहीं कहीं पर क्लोरोफिल है, कहीं कहीं पर क्लोरोफिल नहीं है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर जिस जगह पर क्लोरोफिल होगा वहाँ पर लाइट ट्रैप होगी, मतलब ये जो हरा हरा पत्ता दिख रहा है यहाँ पर खाना बनेगा। खाना बनेगा तो जैसे ही आपने इसमें येलो कलर का आयोडीन डाला तो वो बदल जाएगा ब्लू कलर में। क्यों? बिकॉज स्टार्च है। लेकिन ये बीच की पत्ती जहाँ पर आपको क्लोरोफिल नहीं दिख रहा, क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो क्या होगा, वो वैसी की वैसी रही क्योंकि स्टार्च बन ही नहीं पाया। स्टार्च नहीं बन पाया तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। सो दिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इट एक्सप्लेन्स दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक क्वेश्चन आ सकता है, अरे यार अब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आप क्या करोगे,
जैसे ही आपने इस पत्ती को सनलाइट में रखा, उसके बाद आप इसको बॉईल कर लोगे किसमें? अल्कोहल में। अल्कोहल क्या करता है? डीकलराइज कर देगा, सारा क्लोरोफिल हटा देगा, ताकि जब आप स्टार्च टेस्ट करने वाले हो तो आपको क्लियर रिजल्ट्स देखने को मिले। तो यहाँ पर अल्कोहल का भी हम यूज़ करते हैं। अल्कोहल में बॉईल करते हैं पत्ती को बिफोर दी स्टेनिंग, ताकि आपको क्लियर रिजल्ट्स मिले। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज सेशन ऑन फोटोसिंथेसिस। हमने आज लाइफ प्रोसेस का इम्पोर्टेंस, उसमें क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इस तरीके से छोटे छोटे से वीडियोज़ आपको मिलेंगे। प्लीज़ गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस और बहुत अच्छे से तैयारी करो। एंड आर वेल विशेस फॉर यू एंड विथ यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।